स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। तो मियोसिस में अर्धसूत्री नाम से पता लग रहा है इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मदर सेल से हाफ हो जाता है। तो जो द्विगुणित कोशिकाएं हैं 2n है, डिप्लॉयड नंबर है वो हैप्लॉयड में चेंज हो जाता है। नंबर रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं इसको। तो अर्धसूत्री विभाजन ये जो डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, मतलब द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होने वाली क्रियाविधि जिसके फलस्वरूप प्रत्येक लैंगिक पीढ़ी में गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या मतलब 2n घटकर अगुणित मतलब n हो जाती है। तो इसे अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। 1905 में फॉर्मर एंड मूर ने मियोसिस शब्द का प्रयोग किया था और उन्होंने बताया मियोसिस एक विशेष प्रकार का विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड से घटकर हैप्लॉयड हो जाती है, द्विगुणित से घटकर अगुणित हो जाती है। और ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य का 2 बार विभाजन होता है। फर्स्ट होता है एक तो मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड। 2 चरणों में पूरा होता है मियोसिस। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसी डिवीजन में गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी हो जाती है। जबकि दूसरा डिवीजन है मियोसिस सेकंड, ये नॉर्मल समसूत्री विभाजन जो होता है माइटोसिस उसके समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक द्विगुणित कोशिका से 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। तो ये होता है शॉर्ट में मियोसिस। क्या होता है ये? अब जिस सेल्स में मियोसिस होता है उनको मियोसाइट्स बोलते हैं। जैसे प्लांट्स में जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं जिनमें लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का निर्माण होता है उनको मियोसाइट्स बोलते हैं। जैसे प्लांट्स में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं अपन कि जो स्पोर मदर सेल्स होती हैं, स्पोर मदर सेल्स 2 तरह की हैं। एक में तो माइक्रोस्पोर है मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, दूसरी हो गई मेगास्पोर मदर सेल जिससे मेगास्पोर या गुरु बीजाणु बनते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जिससे बनते हैं सेल वो कहलाती हैं मियोसाइट्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शन डिवीजन या हेटेरोटिपिक डिवीजन। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मियोसिस फर्स्ट क्योंकि इसी में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और ये भी 2 चरणों में कंप्लीट होता है, 2 स्टेजेस में। तो एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, कैरियोन मीन्स केंद्रक, और दूसरा है साइटोकाइनेसिस जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। फर्स्ट है कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था 4 स्टेजेस हैं, लेकिन इन स्टेजेस को हम फर्स्ट बोल देंगे क्योंकि ये फर्स्ट मियोसिस है। तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट ये आपको डायग्राम में दिख रहा है जैसे इसकी स्टेजेस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस हैं प्रोफेज फर्स्ट की। तो ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है जिसको 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो हम पहली पढ़ेंगे प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन जो अवस्था है उसमें जो केंद्रक है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और क्रोमोसोम आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं इसको जूम करूँ अगर तो थोड़ा, ये देखिए लेप्टोटीन में केंद्रक का साइज़ बढ़ जाता है और क्रोमोसोम्स पतले लंबे धागे के समान दिखाई देते हैं और इन पे बहुत सारे मोती के जैसे स्ट्रक्चर लगी होती हैं जिनको क्रोमोमियर्स कहते हैं। तो जो क्रोमोसोम्स हैं ये न्यूक्लियस में बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें लेप्टोटीन में। और
लेप्टोटीन के बाद आती है स्टेज जाइगोटीन। ये है जाइगोटीन। मैंने इसको जूम करके बड़ा किया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा जाइगोटीन स्टेज। ये इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसमें दो मेन रिएक्शंस या क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट होती है समजात गुणसूत्र बनते हैं, इसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बनते हैं, और दूसरा होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना। तो फर्स्ट है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बनना। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर बनाने स्टार्ट कर देते हैं, युग्मन या सिनेप्सिस कहलाते हैं। ये दो दो क्रोमोसोम ये पास आ जाते हैं, एक तो मैटरनल होता है, दूसरा पैटर्नल होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है पेयरिंग, और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है जाइगोटीन, इसमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है और एक मैटरनल और एक पैटर्नल क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं। ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है इसका सबसे पहले स्टडी किया था M.J. मोसेस ने 1958 में। तो इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच में प्रोटीन के द्वारा बनी हुई 3 पैरेलल रेखीय धागों के जटिल रूप में दिखाई देती है। ये जो संरचना है, मतलब इसमें प्रोटीन दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में ये 3 जटिल लाइनों के रूप में दिखाई देती है। इसमें एक घना या डेंस केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रल एलिमेंट कहलाता है, जो केंद्रीय तत्व दोनों तरफ से दो पार्श्व धागों के, ये जो है केंद्रीय तत्व जो दोनों तरफ से दो पार्श्व धागों या लेटरल एलिमेंट से घिरा रहता है, इनको कहते हैं पार्श्व तत्व। तो ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ये इस तरह सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें देखिए ये दिखाया है डायग्राम में, जो मियोसिस में जो परिवर्तन होते हैं क्रोमोसोम्स में, और ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इसमें दिखाए गए हैं। और इसके बाद लेप्टोटीन के बाद में नेक्स्ट आता है पैकेटीन। आपको फिर से ये डायग्राम दिखाऊं मैं पैकेटीन में। पैकेटीन में ये देखिए ये होता है पैकेटीन, थिक हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। इसमें जो है युग्मन की क्रिया तो पूर्ण हो चुकी होती है, पेयरिंग तो, और क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटीन में, और जो समजात क्रोमेटिड्स हैं इनके बीच में रिकम्बिनेशन पुनर्योजन भी होता है। तो बाइवेलेंट्स आपस में कॉइल्ड हो जाते हैं, इसमें आपको दिख रहा है पैकेटीन में डायग्राम में, और इनकी लंबाई में और अधिक संकुचित हो जाते हैं और छोटे और मोटे दिखाई देने लगते हैं। और इस अवस्था के मध्य में केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या आधी दिखाई देती है, क्योंकि प्रत्येक गुणसूत्र इकाई, जिसे बाइवेलेंट कहते हैं, दो समजात गुणसूत्रों के मिलने से बनती है। इसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं और इनकी अपना सेंट्रोमियर भी होता है, और प्रत्येक बाइवेलेंट का एक सदस्य विभाजित होकर 2 क्रोमेटिड्स बनाता है जो सेंट्रोमियर पे जुड़े रहते हैं। तो अब जो बाइवेलेंट है वो टेट्रावेलेंट के फॉर्म में दिखाई देने लगता है, मतलब इसमें 4 ये दिखाई देते हैं धागे नुमा संरचनाएं, टेट्रावेलेंट कहलाता है ये। समजात गुणसूत्र जो होते हैं इसकी 2 क्रोमेटिड्स जो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक क्रोमेटिड का एक पार्ट टूट के और दूसरे क्रोमेटिड से जुड़ जाता है और क्रॉस के फॉर्म में दिखाई देता है, क्रॉस का आकार बन जाता है। इनको काइज़मेटा कहते हैं, और काइज़मेटा की संख्या जो है वो गुणसूत्रों की लंबाई पर निर्भर करती है। केंद्रिका अभी भी है, इसमें दिखाई दे रहा है केंद्रिका। अब नेक्स्ट आता है डिप्लोटीन, ये है डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में देखिए क्रोमोसोम्स, ये जो टेट्रावेलेंट्स है ये और ज़्यादा छोटे और मोटे क्लियर हो जाते हैं, ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं इसमें। और दोनों जो टेट्रावेलेंट के दोनों क्रोमोसोम हैं इनके बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है।
प्रतिकर्षण से क्या होता है, दूर दूर चले जाते हैं और केवल काइज़मेटा है जहाँ पर वहीं से जुड़े रहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर की जो रिएक्शन है वो तो पूर्ण हो रही होती है इस टाइम पे। प्रतिकर्षण बल और बढ़ता है जिससे कि क्रोमोसोम और ज़्यादा क्लियर दिखाई देते हैं। और जब ये डिप्लोटीन ख़त्म होती है तो इसके अंत में टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस होता है जिससे कि काइज़मेटा ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। डिप्लोटीन के बाद में ये नेक्स्ट है डाइकाइनेसिस में क्रॉसिंग ओवर हो चुका होता है और काइज़मेटा भी ख़त्म हो जाते हैं इस दौरान। धीरे धीरे अब इसमें देखिए डायग्राम में दिख रहा है आपको, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोनों ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। केंद्रक झिल्ली भी ख़त्म हो जाती है और केंद्रिका भी अदृश्य हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। स्पिंडल एपरेटस अब बनना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे और टेट्रावेलेंट इक्वेटर के पास में जाने लगते हैं। इक्वेटर मतलब मध्य रेखा। गुणसूत्र इसमें और ज़्यादा कंडेंस होके छोटे और मोटे दिखाई देते हैं। तो अब स्टार्ट होगी मेटाफेज। ये है मेटाफेज स्टेज। अब मेटाफेज में आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें केंद्रक झिल्ली पूरी तरह जा चुकी है, केंद्रिका भी जा चुकी है, डिसअपियर हो गई है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं पूरी तरह और जो टेट्रावेलेंट्स हैं ये सेंटर में मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं और मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। सेंटर में ये जो प्लेट है ये मेटाफेजिक प्लेट कहलाती है। टेट्रावेलेंट्स के दोनों क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर ट्रैक्टाइल फाइबर से जुड़ जाता है और इनके बीच में प्रतिकर्षण बढ़ने लगता है। और ये टेट्रावेलेंट्स इस तरह व्यवस्थित रहते हैं कि सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर होता है और इनकी जो आर्म्स हैं वो मध्य रेखा की ओर मेटाफिजिक प्लेट की तरफ होती हैं। तो अब मेटाफेज के बाद में नेक्स्ट आता है ये एनाफेज। अब इसमें देखिए एनाफेज में ये जो प्रतिकर्षण और ज़्यादा बढ़ जाता है इनके बीच में, बायोवेलेंट्स के दोनों समजात गुणसूत्रों के बीच में बढ़ जाता है और इनके सेंट्रोमियर भी अलग हो जाते हैं और ये जो समजात गुणसूत्र हैं एक दूसरे से दूर होके अलग अलग ध्रुवों की ओर, अलग अलग पोल्स की ओर, अपोजिट पोल्स की ओर गति करना स्टार्ट कर देते हैं ये। इसमें प्रत्येक समजात का सेंट्रोमियर अविभाजित रहता है, इसलिए बाइवेलेंट का एक एक समजात अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाता है। तो अब इसलिए हर ध्रुव पर मतलब आधे आधे हो जाएंगे अब गुणसूत्रों की जो द्विगुणित संख्या थी वो आधी अगुणित हो जाती है। तो ये वो स्टेज है जहाँ संख्या गुणसूत्रों की हाफ हो जाती है। अलग एक पोल पे हाफ हो गए और उसके ऑपोजिट पोल पे भी हाफ हो जाते हैं, चले जाते हैं गुणसूत्र आधे उधर आधे दूसरी तरफ। और फिर इसके लास्ट में और ज़्यादा स्पिंडल जो है बीच में से दब जाते हैं और ज़्यादा ध्रुवों की तरफ दूर ये जो हैं ये पहुंच जाते हैं ध्रुवों की तरफ एनाफेज में। अब आती है ये टीलोफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम है अपोजिट पोल्स पे पहुंच चुके होते हैं और अब इसमें प्रत्येक गुणसूत्र धीरे धीरे अकुंडलित होते हैं और लंबे होने लग जाते हैं और केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली वापस से दिखाई देने लगती है इसमें। और कुछ कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, किंतु जिनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है वो सीधे ही मियोसिस सेकंड में प्रवेश कर जाते हैं। तो टीलोफेज में ये इस तरह अलग अलग पे पहुंच जाते हैं और मियोसिस फर्स्ट के परिणाम स्वरूप बनने वाले केंद्रक और कोशिकाएं एक साथ विभाजित होती हैं। तो अब ये टीलोफेज फर्स्ट में आपको दिख रहा है कि ये अलग अलग ध्रुवों पे पहुंच गए, इनमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका दोबारा बनने लग जाते हैं। तो अब जो इसमें होगा वो मियोसिस, ये फर्स्ट हो चुका है, अब होगा मियोसिस सेकंड में जो
नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम है वो तो अब मियोसिस फर्स्ट में हो ही चुका है रिडक्शन, इसलिए अब वो सेम रहेगा। तो मियोसिस सेकंड अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मियोसिस सेकंड। थैंक यू।